भाई पेरेंट्स का ओहदा कहाँ पर है? जो पेरेंट्स 26 साल 27 साल अपने बच्चे को पालते हैं और माँ तो 1 साल 9 महीने और फालतू पालती है उसको। मुझे तो इतना दुख है कि इससे तो अच्छा पेरेंट्स को भी उसी दिन मार दिया जाए जिस दिन उनका बेटा शहीद होता है, जिनके साथ ऐसा होता है। नेक्स्ट ऑफ किन को लेकर सर मैंने बात करनी थी आपसे। इससे पहले भी एक केस आया जब हमारे एक कैप्टन साहब शहीद हुए और उनकी वाइफ के ऊपर आरोप लगा कि वो सब कुछ पैसे लेकर जो है अपने मायके चली गई हैं, सारे मेडल उन्होंने ले लिए हैं। और मेजर मोहित शर्मा जो कि शौर्य चक्र थे, उनकी मदर का भी एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है सर, जहां पे वो कह रही है कि आज मेरे पास क्या है, मैंने जिस बेटे को पढ़ाया लिखाया, इस योग्य बनाया कि वो भारतीय सेना में ज्वाइन करे, उसकी शहादत के बाद बहुत सब कुछ ले गई, आज मेरे पास कुछ नहीं है, मैं खाली हाथ। तो सर मैं उसी को लेकर आज आपसे बात करना चाहता हूं कि ऐसा क्या चेंज लाया जा सकता है, क्या कुछ किया जा सकता है कि बच्चे के जाने के बाद, बेटे की शहादत के बाद, उसके शहीद होने के बाद माँ बाप खुद को अकेला ना समझें। रंजीत जी, ये मुद्दा काफी चर्चा में है और शुरुआत में मैं आपके व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूं कि इसको हम इमोशनल लेवल पे मत लें। जी, हम इसको दो खेमों में नहीं बांटे, एक पेरेंट्स का और एक वाइफ का, स्पाउस का, जिसको हम बोलते हैं। ओके सर। इस प्रॉब्लम को समझने की बहुत जरूरत है और इसको अंडरस्टैंड करने की बहुत जरूरत है कि अभी एग्जिस्टिंग रूल क्या है। जी, बिकॉज इसके ऊपर क्लैरिटी देना शुरुआत पे बहुत जरूरी होगा मेरे लिए कि अभी क्या हो रहा है और क्या कोई बदलाव की जरूरत है। तो दो चीजें हैं जिसके ऊपर डिस्कशन। तो अभी जो सिचुएशन है, सीसीएस रूल 50, जी, पेंशन रूल जो है, सीसीएस पेंशन रूल 50, सब क्लॉज 8 और 9, इसके तहत लिखा गया है कि जो पेंशन होगी जब कोई मार्टियर होता है, जिस तरीके का किल्ड इन एक्शन होता है फौज जी, में, तो पहला जो पेंशन का हक उनकी स्पाउस को होगा और उनके बच्चों को, ओके, वाइफ को। और यू नो आर्मी रूल में भी साफ तौर पे स्पष्ट है कि स्पाउस को ही आपकी जो एनओके माना जाता है। क्या होता है कि अगर मैं एक फौज में भर्ती होता हूँ, जी, जब तक मेरी शादी नहीं होती है, मेरा एनओके मेरे पेरेंट्स होते हैं, ओके, फादर या मदर। और शादी के बाद एज पर लॉ और एज पर रूल मैंडेटरी हो जाता है कि आपका एनओके आपकी वाइफ होंगी। जी, तो पहला बदलाव होता है शादी के बाद कि आपका जो एनओके में बदलाव आता ओके सर, है। अब दूसरा, एनओके को क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और पेरेंट्स को क्या बेनिफिट मिलते हैं। जी, तो जो फैमिली पेंशन होती है, जो एक फौजी की फैमिली पेंशन होती है, वो 100% जो भी एनओके होता है उस टाइम पे, अगर वाइफ एनओके है तो वाइफ को फैमिली पेंशन जाएगी। जी, दूसरा, जो दूसरे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड, एजीआईएफ हो गया, जी, और आपका जो बाकी जो आपके फंड्स हो गए, आपका प्रोविडेंट फंड हो गया, जी, वो इट विल बी एज पर योर विल। एक ऑफिसर की विल को रजिस्टर किया जाता है जैसे ही ऑफिसर कमीशन होता है, और जैसे ही ऑफिसर की शादी होती है उसको एक अपनी दूसरी विल भी लिखनी पड़ती है, जी, और ये मैंडेटरी है। ओके, तो विल में अगर ऑफिसर लिखता है कि 50% पेरेंट्स को जाएगा, 50% वाइफ को जाएगा, उसी हिसाब से आपके इंश्योरेंस का भी और प्रोविडेंट फंड का भी आपका जो आपका डिवीजन है, ये आपका हो जाता है। ओके सर, तो अगर एक मैं एग्जांपल दूं कि अगर आपकी फैमिली पेंशन, ये इंश्योरेंस की अमाउंट 1 करोड़ है, तो कैप्टन अंशुमन का केस अगर मैं लूं एज एग्जांपल, जी, तो उसके पेरेंट्स को 50 लाख मिला, जी,
और वाइफ को 50 लाख मिला पेंशन का हिस्सा, ये इंश्योरेंस का हिस्सा। इंश्योरेंस का हिस्सा, जी। और प्रोविडेंट फंड जैसे उस ऑफिसर ने अपनी विल में लिखा होगा, एक अपना नॉमिनी बनाया होगा कि अपना प्रोविडेंट फंड आप जब बनाते हैं तो उसमें आपको नॉमिनी भी डिक्लेयर करना होता है। जी। वो नॉमिनी में अगर आपने पेरेंट्स का नाम लिखा है तो पेरेंट्स के पास उतना परसेंटेज जाएगा। ओके। और अगर नॉमिनी में आपने पेरेंट्स का नाम नहीं लिखा है, ये बेटा डिसाइड करेगा। तो इसमें हम लोग नहीं है या जजमेंट में बैठने के लिए कि हम लोग डिसाइड करेंगे कि पेरेंट्स को कितना मिलना चाहिए और वाइफ को कितना मिलना चाहिए। ओके। ये बेटे ने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है कि मेरे जाने के बाद मेरे पेरेंट्स को इतना दिया जाएगा, मेरी वाइफ को इतना दिया जाएगा, और उसके हिसाब से नॉमिनेशन के हिसाब से उनको पेमेंट होती है। जी। अब दूसरा मुद्दा आ जाता है कि फिलहाल हम एक एग्जांपल ऐसा ले रहे हैं कि 5 महीने की शादी। जी, 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 जी। आप एक ऐसा एग्जांपल लीजिए कि 10 साल की शादी हो चुकी है और 2 बच्चे हैं उस औरत के। ओके। वाइफ के 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, और अगर आप उनको फैमिली पेंशन से डिप्राइव कर रहे हो तो वो अपना गुजारा कैसे करेगी? जी, देखो ये भी केसेस पेरेंट्स बिल्कुल। पेरेंट्स पेरेंट्स जो नौकरी में थे, और पेरेंट्स कहीं ना कहीं पे एम्प्लॉयड, आपके जो फादर रहे होंगे जी, जी। वो एम्प्लॉयड रहे होंगे, उनके पास एक बैंक बैलेंस होगा, उनके पास जमीन होगी, उनके पास प्रॉपर्टी होगी, जी। वो अपना गुजारा कर पाएंगे। पर आप इस लेडी को देखो जिसके 2 छोटे बच्चे हैं, और अगर आप उसको ये फैमिली पेंशन से डिप्राइव करोगे तो आई थिंक इट विल बी अनजस्ट। ये प्रॉब्लम को इमोशनल लेवल पे नहीं लेके जाना है, या एक पर्टिकुलर जो केस हुआ है जी, जी। जिसमें वाइफ वाज यंग, 5 महीने की शादी है, तो आपको ऐसा लगता है, इमोशनली आपको ऐसा लगेगा। जी, जी। और ये जायज भी है कि पेरेंट्स के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, आपको लगेगा, ये एक नेचुरल फीलिंग आपको आएगी कि पेरेंट्स जी, के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। बट आपको एक एग्जाम्पल के ऊपर आप अपना लॉ नहीं बना सकते। जी। लॉ हैज टू बी यूनिवर्सल। लॉ में कई प्रकार के केसेस आपके साथ आएंगे, और यहां पे मैं एक चीज एम्फसाइज करना चाहता हूं कि खाली फैमिली पेंशन ही वाइफ को मिल रही है, जी। बाकी हिस्सा जो इंश्योरेंस का है, प्रोविडेंट फंड का है, वो जैसा बेटे ने डिसाइड किया ओके। वो उस तरीके से उसके पेरेंट्स को भी मिलेगा। अ, और कैप्टन अंशुमन के केस में अगर हम इस केस के ऊपर भी जाए तो उनके फादर फौज में एक जूनियर कमीशन ऑफिसर थे, जी, जी, जी। तो उनको भी फैमिली पेंशन मिल रही है, जी, पेंशन मिल रही है फादर बिल्कुल सर, बिल्कुल। फादर को भी पेंशन मिल रही है। ये नहीं कि फादर को कोई सड़क पे आए हुए हैं। तो हमको दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा, पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा और वाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा। और मेरे कुछ पॉइंट मैं 2-3 पॉइंट आपके सामने रेज करना चाहूँगा। क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें होती हैं जो इमोशनली जुड़ी हुई होती हैं। मेरा ये मानना है कि अगर पेरेंट्स बच्चे को अच्छे से ना पालें, तमाम तरह की ट्रीटमेंट उनको ना दें, तो क्या एनडीए में, सीडीएस में उनकी सिलेक्शन हो सकती है? क्या वो भारतीय सेना में जा सकते हैं? अगर वो पोलियो के ग्रस्त हैं, उनके हाथ-पैर सही से काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या उसका एक एक माता-पिता का रोल ज़्यादा नहीं होता है? उसको मैं समझना चाहूँगा। और दूसरा चीज़, क्या आर्मी ऑफिसर्स को भी या जो हमारे जवान हैं, जेसीओज़ हैं, जो आर्मी में जॉइन कर रहे हैं, क्या उनको और मोटिवेट करने की ज़रूरत है कि देखिए ये लॉ है, इसमें हम चेंज नहीं कर पाएँगे। आपकी ड्यूटी ऐसी है कि कब आपके साथ क्या हो जाए, किसी को पता नहीं है। और आपकी घर की कंडीशंस आपको पता है, तो आप उस हिसाब से अपने नॉमिनी बनाकर जाइएगा। ये 2 पॉइंट समझाइए सर, फिर उसके बाद मैं एक और अहम सवाल लेकर आपके पास आता हूँ। राजेश जी, पहला आपका जो क्वेश्चन है उसको मैं आंसर ये करना चाहता हूँ कि
आर्मी रूल में एक डिपेंडेंट का क्लॉज। ओके। डिपेंडेंट का मतलब है कि आपके जो फादर या आपके मदर है जी। वो कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और वो अपने बेटे के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो फैमिली पेंशन आर्मी अथॉरिटीज फिर उनके पास ये प्रावधान है कि वो जी। पेरेंट्स को या फादर को या मदर को फैमिली पेंशन दे पाएंगे। एक परसेंटेज तय किया जाएगा कि इसमें से 50% पेरेंट्स को जाएगा और 50% वाइफ को जाएगा। ओके सर। बट इसमें एक स्ट्रिक्ट कंडीशन है दैट पेरेंट्स हैव टू बी डिपेंडेंट ओके। ऑन द सन। अब आपका जो पहला पार्ट का क्वेश्चन है ये कि आपने अपने बच्चे को एनडीए भेजा, आपके पास इतनी सैलरी नहीं थी, फिर भी आपने इधर उधर से पैसा इकट्ठा करके उसकी एजुकेशन किया और बाद में जब आपका बेटा कमीशन होता है जी जी जी। तो वो एक डीओ पार्ट 2 ऑर्डर करता है इसमें वो मेंशन करता है दैट माय पेरेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन मी। जी और अगर वो ये मेंशन करता है उसके डॉक्यूमेंटेशन में ये लिखा हुआ है कि पेरेंट्स आर डिपेंडेंट, क्योंकि फौज में क्या होता है कि अगर मेरे पेरेंट्स मेरे पे डिपेंडेंट है तो उनको फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट भी मिलती है। जी जी तो जी। पूरे उनको बेनिफिट्स मिलते हैं जो एक फौजी को मिलते हैं। आपके डिपेंडेंट्स को भी सेम बेनिफिट्स मिलते हैं। जो भी आपका रेल ट्रैवल हो गया, आपके अलाउंसेस हो गए जी। और इस आपके कैंटीन के बेनिफिट्स हो गए, तो आपका डिपेंडेंट कैंटीन कार्ड भी बनता है। आप ओके। जानते हैं कि आपके जो स्मार्ट कार्ड है उसमें डिपेंडेंट का भी कार्ड बनता है। होता है, तो एग्री सर। डिपेंडेंट अगर आपका पेरेंट है तो उसको वो बेनिफिट्स मिलते हैं, अगर वो डिपेंडेंट नहीं है तो उसको वो बेनिफिट्स क्यों मिलने चाहिए, मुझे आप बताइए। जी जब जी। आपके पेरेंट्स सक्षम है कि वो अपना खुद ख्याल अपना रख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो उनको वो बेनिफिट्स नहीं मिलने चाहिए। एग्री तो सर। पहली चीज। दूसरा जो आपने बताया है कि ये एक एजुकेशन जो हम अपने सोल्जर्स को और अपने ऑफिसर्स को दें, कि ये जो आप अपनी विल बनाते हैं, ये जी जो आपकी नॉमिनेशन करते हैं, इसमें आप सोच समझ के करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मुद्दा मैं आप एक्सेप्ट करता हूं कि ऐसा होना चाहिए। और एक बिकॉज वो 21 साल का लड़का होता है, शायद 18 साल का जवान होता है, 17 साल का जवान होता है, फौज में कमीशन होता है, इतना आइडिया नहीं होता चीजों का। तो बेसिकली सेंटर्स में और एकेडमीज में ये ऐसी नॉलेज इनको देनी चाहिए कि आप एक अपनी जो भी डिसीजन आप करते हैं उसका जी इम्पैक्ट बहुत होता है पेरेंट्स पे बाद में, आपके जाने के बाद। खुदा ना खास्ता अगर आप बिल्कुल सर। किल्ड इन एक्शन हो जाए या कोई हादसा हो जाए आपके साथ, तो ये ऐसी एजुकेशन बहुत जरूरी है। और हम इसको एक सोशल मुद्दा मत बनाएं, हम इसको रियलिज्म की तरफ लेके जाएं, क्योंकि हमारे पास ऐसे भी बहुत एग्जांपल्स हैं। आपको जी। मैं एक फिगर आपको बताऊंगा कि इंडियन आर्मी में 6,27,248 विडोज है आज की डेट। ओके सर। ये 2023 का आंकड़ा है। ओके। तो तकरीबन 6.3 लैक्स आपकी विडोज है इंडियन आर्मी में। जी। और जो मैक्सिमम स्टेट्स हैं जहां से विडोज है वो है महाराष्ट्र और पंजाब, ओके। और उसके बाद यूपी। जी जी जी। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम एक केस को हाईलाइट करके इसका रूल नहीं बन सकता है। एग्री आपको सर। 6 लाख से ऊपर लोगों का आपको जायजा लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको सोचना पड़ेगा कि आपको रूल में बदलाव लाना है नहीं। बिल्कुल। और जो आप लिख कर गए हैं, जो आपकी बिल है, आपसे उससे हटकर कानून भी काम नहीं कर सकता है, क्योंकि वो आपने ही लिख कर दिया है। लेकिन जो समाज में समस्याएं आ रही हैं सर, मैं उस पे बात आपसे करना चाहूंगा। 2-3 केस मैंने खुद अपनी आंखों से देखे। हस्बैंड शहीद हो गया, आर्मी में थे वो, जवान थे, जेसीओ या अफसर थे। 6 महीने 1 साल के अंदर वाइफ
दूसरी शादी कर ले रही हैं सर। करोड़ों रुपया उनके पास है और लोग तैयार हैं शादी करने के लिए, जो हकीकत है समाज की सर इस वक्त। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, ये चीजें हो रही हैं। तो क्या अगर वो सेकंड शादी कर लेती हैं तो जो बेनिफिट मिलते हैं सर, क्या वो खत्म हो जाएंगे? मुझे थोड़ा सा इसका क्लियर करिएगा कि चाहे वो पेंशन की बात हो या दूसरे बेनिफिट जो वो ले रही थी, क्या वो खत्म हो जाएंगे? और एक आर्मी ने बहुत अच्छी स्कीम भी लाई है कि अगर कोई जवान शहीद हो गया, अफसर शहीद हो गया, तो उसकी वाइफ को जो है वो कमीशन दे रहे हैं। तो उसके पहले जो बेनिफिट मिल रहे थे, क्या वो भी खत्म हो जाएंगे जब वो कमीशन हो जाएंगी? दो सवाल सर, दोनों का जवाब चाहिए होगा। राजेश जी, पहले तो एज पर रूल जी जी। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक जो विडो है, ओके। अगर वो हस्बैंड उसका इल्ड एक्शन हो जाता है, कोई हादसे में मारा जाता है, तो वो दोबारा शादी कर सकती है और ओके। उसकी पेंशन कंटिन्यू रहेगी। ठीक। पेंशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप शादी करें नहीं शादी करें। दूसरा, हमारी ये सोसाइटी बहुत पैट्रियार्कल सोसाइटी है। ये जेंडर सेंट्रिक सोसाइटी है। जी। जो औरतों को जगह सोसाइटी में मिलनी चाहिए, आज भी नहीं मिल रही। एग्री। आप शहर की बात मत कीजिए, आप गांव की बात कीजिए, रूरल एरियाज की बात कीजिए। आप देखिए कि वहां पे औरतों के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है और किस तरीके से उनको घरों में रखा जाता है। एजुकेशन तक उनको बोलते हैं 10वीं पास कर ली काफी है, अब इसकी शादी कर दो। तो ये जो समाज की सोच है, मैं ये मानता हूं कि ये सोच में भी बदलाव लाने का टाइम आ। अब हम अगर उसी सोच के साथ अगर अपने कानून भी बनाएंगे और हम ये बोलेंगे कि अगर इसने शादी कर ली दोबारा, विडो रीमैरिज एक्ट आपका जी क्यों जी। निकला था, क्यों बना था विडो रीमैरिज एक्ट? बिकॉज एक टाइम था हमारे देश में विडोज को दोबारा शादी करने की अनुमति नहीं थी। एग्री सर। और अभी विडो रीमैरिज एक्ट इसलिए निकला है क्योंकि भाई एक उसकी भी लाइफ है, उसका भी मन करता है अपनी लाइफ को जीने के लिए। जी जी आप जी। उसको रेलिगेट नहीं कर सकते इस तरीके से। तो इसीलिए हमको आपके शो के थ्रू मैं ये अपील करना चाहता हूँ, जितने भी समाज सेवक हैं या जो सोशल वर्कर्स हैं जो इन चीजों में दिलचस्पी रखते हैं, ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। समाज की सोच को बदलने का टाइम आ चुका है और इसीलिए हमको इतनी छोटी सोच नहीं रखनी है। और हमको अभी एक विकसित भारत की हम बात करते हैं। भारत तो विकसित सोच को तभी भी हो विकसित सकता है करना जब होगा। आपकी सोच बदले, है ना? नहीं, मेरा आपकी पॉइंट इस इकोनॉमी तरीके से से था। आपकी जो विकसित आप मैं नहीं हो सकते। जी जी, मैं एग्री हूँ सर। मैं लेकिन मैं उस इलाके से आता हूँ। मेरा पहाड़ी इलाका है। मेरे गांव में सिर्फ 7 घर हैं। 7 घर में से कम 15 से 16 फौजी हम लोग हैं। मेरा पॉइंट ये है कि हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि अगर फौजी चला गया, वाइफ की शादी होगी, वो 6 महीने 1 साल बाद भूल जाती है, भाई भूल जाता है, बहन भूल जाती है, लेकिन माँ बाप जिसने उसे जन्म दिया होता है ना सर, वो आखिरी सांस तक अपनी औलाद को मिस करते हैं। मैं उस पॉइंट से चीजों को समझना चाह रहा था सर कि उसने शादी कर ली, वो अपनी नई जिंदगी शुरू कर देगी सर, लेकिन जिस माँ ने उसे जन्म दिया था, जिस बाप ने उसे पाला था, उसके हाथ में कुछ नहीं होगा। मेरा वो पॉइंट है सर। मैं देखिए उस इमोशनल तरीके से आपसे चीजों को समझ रहा था। वो उसकी देखिए लाइफ है, वो दूसरी शादी नहीं, वो तीसरी कर ले, हमें कोई ऐतराज नहीं है सर। देखिए राजेश जी, इसमें इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। जी। यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग। बिल्कुल सर। माँ बाप का एक फर्ज था, जी बेटे को बड़ा किया, जी। सक्षम किया और फौज में भर्ती किया। माँ बाप ने अपना फर्ज पूरा किया। वो फर्ज को आप एक एक्सचेंज मत, आप उसको एक्सचेंज में मत लेके आइए कि अगर ओके। मैंने ये फर्ज पूरा किया तो इसका मुआवजा मुझे क्यों नहीं क्या मिला। मिले? क्योंकि जब मैं अपना फर्ज अदा कर रहा था, मैं उसका मुआवजा नहीं देख रहा था। जी। मैं ये नहीं देख रहा था कि मेरा बेटा मुझे वापस में क्या देगा। बिल्कुल सर। कई बार आपने ऐसे भी केसेस देखे हैं हमारे समाज में, शादी के बाद बेटा अपने पेरेंट्स से अलग हो जाता है। ऐसे बहुत भी। केसेस आपने देखे हैं।
तो उसका आप क्या जवाब देंगे जब बेटा अपना खुद का डिसीजन अपना ले लेता है, वाइफ के इन्फ्लुएंस में बेशक हो सकता है कि वो अपने पेरेंट्स से भी अलग हो जाता है, जी। फिर पेरेंट्स